प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 रसायन विज्ञान में वर्ग 15 मीन पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक तत्वों में कक्षा 12 में हमें वर्ग 15, वर्ग 16, 17 और 18 4 ग्रुपों के बारे में अध्ययन करना है। उनमें से वर्ग 15 में हम इससे पूर्व वीडियो में नाइट्रोजन के गुणों, अमोनिया, उसके बनाने की विधियाँ, औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुणों के पूर्व चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में आज हम आपसे नाइट्रिक अम्ल पर चर्चा करेंगे। नाइट्रिक एसिड, जिसका अणु सूत्र HNO3 होता है, इसे साधारण भाषा में सोरे का अम्ल कहते हैं। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सोरा जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। प्राचीन काल में नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहते थे। उपस्थिति की अगर हम बात करें, नाइट्रिक एसिड जो उपस्थित होता है तो अल्प मात्रा में वर्षा के जल में उपस्थित होता है। वर्षा के जल में कहाँ से आता है? वर्षा के जल में वायुमंडल में प्रदूषण के कारण उत्पन्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुल करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, और जो वर्षा ज़मीन पर आती है तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुलने के बाद नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिसकी वजह से थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल में उपस्थित होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को हम चिली साल्टपीटर, जिसे हम सोडियम नाइट्रेट, इंडियन साल्टपीटर, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, के रूप में भी उपस्थित होता है। अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो होता है प्रयोगशाला में बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को उसकी रिएक्शन हम कराते हैं और उसके कराने से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। सपोज कीजिए हमारे पास ये पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन हम चाहे H2O4 से करा लें, चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा लें। तो अगर हम H2O4 से कराते हैं इसकी रिएक्शन, तो इसकी अभिक्रिया से निर्माण होता है KHSO4 और प्लस HNO3। पोटेशियम के स्थान पर यदि हम सोडियम नाइट्रेट ले लें, सोडियम नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन अगर हम H2O4 शांत H2O4 से कराते हैं, ये कंसंट्रेट होता है। ये इसके कराने से बनता है NaHSO4 और प्लस HNO3। तो इसके बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है कि सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, जिससे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम औद्योगिक विधि की बात कर रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल के बनाने की 2 विधियाँ होती हैं। एक ओस्टवाल्ड विधि होती है और एक बर्कलैंड और आइड विधि होती है। तो बर्कलैंड और आइड विधि में यदि हम बर्कलैंड और आइड विधि के सिद्धांत की आपसे बात करें तो वायु मतलब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, और उसको उच्च ताप मतलब जो हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यानी विद्युत आर्क भट्टी में हम गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। N2 प्लस O2, इन दोनों की क्रिया से NO बनता है और 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें अवशोषित होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड मीन NO शेष ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है।
अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल में अवशोषित करा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल बनता है। नाइट्रिक अम्ल बनता है और NO बनता है। इसको हम बैलेंस करेंगे। अब H के 2 हो जाते हैं, N के 3 हो जाते हैं, 2 और 1 3, O के 7 हो जाते हैं, 6 और 1 7 हो जाते हैं। इसमें हम यहाँ पर इस नाइट्रिक ऑक्साइड के स्थान पर हम HNO3 प्लस HNO2 मीन नाइट्रस एसिड को भी बना सकते हैं। और नाइट्रस एसिड जो होता है एक अस्थायी एसिड होने की वजह से नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और जल में टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्कलैंड और राइट विधि का सिद्धांत है। इस रिएक्शन को करने के लिए हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें आवश्यकता होती है। इसका जो सेकंड है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण करते हैं उसका जो सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3 प्लस वायु मीन ऑक्सीजन को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया कराने से जो अमोनिया होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और जल बनता है। इसको बैलेंस सिद्धांत में अमोनिया इसका एक आयतन और ऑक्सीजन मीन जो वायु होती है वो लगभग 9 या 10 आयतन, यानी कि एक भाग या एक आयतन अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं तो लगभग 9 या 10 भाग वायु को मिश्रित करके 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म प्लेटिनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं जिससे अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है और इस अभिक्रिया में 21.6 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड NO वायु की शेष ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित करा करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। एक बार और ध्यान से देखें, अमोनिया एक आयतन और वायु 10 आयतन यानी को मिलाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म प्लेटिनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं जिससे अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड शेष वायु के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित करा करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लिया था। अब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम तो बच्चों इसके डायग्राम पर हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार एनसीईआरटी की किताब में जो डायग्राम है वो हैबर विधि का डायग्रामेटिक दे रखा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन संपर्क विधि इसके डायग्राम बनाए गए हैं, मगर ये नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका डायग्राम प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो
हम इसके डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसके लिए इसमें जो होते हैं ये 3 कक्ष हैं। पहला जो कक्ष होता है इसको हम कैटालाइटिक चैम्बर कहते हैं। इस कक्ष का नाम होता है कैटालाइटिक चैम्बर। कैटालाइटिक चैम्बर का मतलब होता है उत्प्रेरक कक्ष। इसके बाद इससे जुड़ा है कौन? ऑक्सीडाइजिंग टावर, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ, और उससे जुड़ा है एब्जॉर्प्शन टावर, जिसे हम कहते हैं अवशोषण स्तंभ। अब हम इसके बारे में इनके जो हमें एक्सप्लेन करना है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ उपस्थित होती है, क्या चीज़ इसके अंदर आई गई है और क्या क्रिया होकर के क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हमें वर्णन करना होता है इसमें। तो ओस्टवाल्ड विधि में जो नाइट्रिक एसिड में के बनाने की जो औद्योगिक विधि है, उसमें सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष, इसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और इन प्लेटिनम की जालियों को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया रखा जाता है या गर्म कर लिया जाता है, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न करके इसमें अमोनिया और वायु को 1:10 के अनुपात में आयतन अनुसार मिला करके नीचे से प्रवाहित कर देते हैं। अमोनिया, इस कक्ष में अमोनिया का NH3 का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण से NO बनती है और जल बनता है प्लस 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी उत्सर्जित होती है। ये सिद्धांत के समीकरण है। अमोनिया का ऑक्सीकरण हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है। नाइट्रिक ऑक्साइड और शेष बची हुई ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है, जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड शेष बची हुई ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रस डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रस डाइऑक्साइड मीन ऑक्सीकारक स्तंभ में जो भी गैसीय मिश्रण बनता है उसको हम अवशोषण स्तंभ में नीचे से प्रवाहित कर देते हैं और इस स्तंभ में ऊपर से जल को बूंद बूंद करके गिराते हैं, और इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, जिससे नीचे से जाने वाली जो गैस है और ऊपर से आने वाला जो द्रव है उसका घनिष्ठ संपर्क हो सके। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड यानी कि NO2 जल में अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल बनाती है, HNO3 बनाती है, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड लिख लीजिए या नाइट्रस एसिड बनता है। ये जो नाइट्रस एसिड होता है मीन अगर हम इसको HNO2 लिखें तो नाइट्रस एसिड अस्थायी होने की वजह से दोबारा से HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में अपघटित हो जाता है, और इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड का जो तनु विलयन है, यानी नाइट्रिक एसिड का तनु विलयन जो होता है वो अवशोषण स्तंभ की तली में जमा हो जाता है, जिसे हम समय समय पर बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड जो होते हैं ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किस प्रकार बनाया जाता है। एक कैटालाइटिक चैम्बर, उसके बाद ऑक्सीकारक स्तंभ, उसके बाद अवशोषण स्तंभ। तीनों कक्षों के क्या क्या काम हैं और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनका ही डायग्राम में वर्णन करना होता है। इसके बाद अब हम आपसे इसके गुणों की बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो रंगहीन द्रव होता है। रंगहीन द्रव होता है, जल में जो होता है विलय होता है, परंतु नाइट्रिक एसिड वायुमंडलीय प्रकाश के कारण या सूर्य के प्रकाश की वजह से अपघटित होकर के नाइट्रस डाइऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रस डाइऑक्साइड
रंगीन नाइट्रिक एसिड में घुल जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड हमें पीला दिखाई देने लगता है। ये त्वचा को जला देता है और त्वचा पर पीले रंग के धब्बे बनाता है। त्वचा पर जो पीले रंग के धब्बे होते हैं वो प्रोटीन की नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनने की वजह से बनते हैं। अब हम इस पर बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों की। अब हम नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड मीन HNO3 ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाता है। अगर हम इसके अपघटन की बात करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर के ये नाइट्रस डाइऑक्साइड और जल, नाइट्रस डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसको हम बैलेंस करेंगे। अब H 8, 10, 12, H के 4, N के 4, O के 12, 8 और 2 10 और 2 12। कहने का मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड अपघटित होकर के नाइट्रस डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन बनाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रस डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रस डाइऑक्साइड इस जल में घुल जाती है या नाइट्रिक एसिड में घुल जाती है और नाइट्रिक एसिड में घुलने की वजह से ये इसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड की जो बोतलें वो प्रयोगशाला में यूज़ की जाती हैं, यदि वो काफ़ी दिनों तक रखी रहें तो नाइट्रिक एसिड जो रंगीन होता है वो कुछ दिनों के बाद हल्का पीला दिखाई देने लगता है। अब इसकी अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं। एसिडिक नेचर मीन एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति नाइट्रिक एसिड में HNO3, नाइट्रिक एसिड जो होता है मोनोबेसिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? मोनोबेसिक एसिड, अर्थात नाइट्रिक एसिड जो होता है एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, अर्थात इसकी जो क्षारकता होती है वो एक होती है, इसलिए इसको एक क्षारीय अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक एसिड अम्लीय प्रकृति को दर्शाने के लिए हम बेस से रिएक्शन करते हैं, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड कि अगर हम HNO3 से रिएक्शन करें तो इससे बनता है NaNO3 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और जल बनाता है। इससे अम्ल और बेस मीन एसिड और बेस, इसकी क्रिया से साल्ट का बनना, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम धातु कार्बोनेटों से नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करें तो धातु कार्बोनेट्स, सपोज कीजिए Na2CO3, अगर हम इसकी HNO3 से रिएक्शन करें तो इससे NaNO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात सोडियम नाइट्रेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें या सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है तो इससे भी सोडियम नाइट्रेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अम्लों की बेस से रिएक्शन या अम्लों की लवणों के साथ रिएक्शन से
बी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं। यानी ये जो अभिक्रिया हमें दिखाई गई हैं, तीनों अभिक्रियाएं। सोडियम कार्बोनेट, इसकी नेचर भी बेसिक होती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी नेचर भी बेसिक होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेस है। तो इनकी वजह से इसका मतलब यह है कि अगर हमें अम्लीय प्रकृति किसी की बतानी है तो उसे हम बेसिक या बेस से रिएक्शन कराते हैं, जिससे साल्ट का निर्माण होता है। अब हम इसके ऑक्सीकारक गुणों की बात करते हैं। ऑक्सीकारक गुण, ये बहुत अच्छा बिंदु, मेन महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। प्रबल ऑक्सीकारक, अगर हम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +5 निकलता है, और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में उपस्थित है, अतः ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम कर सकता है, अर्थात अपना अपचयन कर सकता है। और जब किसी भी पदार्थ का अपचयन होता है तो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, और प्रबल ऑक्सीकारकों में यदि हम इसके गुणों को देखें तो धातुओं से इसकी अभिक्रिया होती है, या अधातुओं से इसकी अभिक्रिया होती है, या अपचायकों से रिएक्शन होती है। तो नाइट्रिक अम्ल के जो रासायनिक गुण हैं वो 3 कारकों पर डिपेंड करते हैं। नंबर फर्स्ट, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। दूसरा, डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मीन एसिड की, जो एसिड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सांद्रता पर। और तीसरा, डिपेंड करते हैं हम नेचर ऑफ द कंपाउंड मीन, या मेटल में अगर हम देखें तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो भी पदार्थ जिससे हम रिएक्शन करते हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों पे हम जो कारक हैं जिसकी वजह से रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और किसी भी पदार्थ की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। नाइट्रिक एसिड के अपघटन से NO, NO2, N2O और NH3 आदि का निर्माण होता। तो नाइट्रिक एसिड के पहले हम अधातुओं से रिएक्शन करते हैं। अधातुओं मतलब जैसे कार्बन से हम रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फ़र से रिएक्शन कर रहे हैं, आयोडीन से रिएक्शन करें, फास्फोरस से रिएक्शन करें। तो अधातुओं से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड जो होती है इनके ऑक्सी एसिड का निर्माण करती है। ऑक्सी एसिड किस प्रकार से निर्मित होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्शन विद नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स में पहला नंबर हम रिएक्शन विद नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन से। तो कार्बन की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी नाइट्रिक एसिड किस तरीके से टूटता है, इससे बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करेंगे, H के 2, N के 2, O के 6, 4, 5 और 1 6। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी नेसेंट ऑक्सीजन से और कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड मीन 2 ऑक्सीजन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, और इस तरीके से इसको इससे काट दिया जाएगा, और C+4HNO3 इजिकल टू CO2 + 4NO2 और 2H2।
यानी कार्बन जो होती है नाइट्रिकम से, कार्बन की नाइट्रिकम से रिएक्शन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसी प्रकार से अगर हम फास्फोरस की रिएक्शन करें, फास्फोरस भी एक नॉन मेटल मीन अधातु होती है, और फास्फोरस की जब रिएक्शन करते हैं HNO3 से तो इससे बनता है H2O, NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। P4 प्लस ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इससे बनता है P4O10, और इसको करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में नवजात ऑक्सीजन को काटने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी गई, और P4O10 प्लस H2O यानी कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड वाटर में घुल करके फास्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4। H3PO4 H के 12 इस तरीके से इसे जोड़ दिया जाएगा। P4 प्लस 20 HNO3 एरो 4 H3PO4 प्लस 20 NO2, 10 H2O 6 H2O में से कम करके 4 H2O। तो फास्फोरस जो होती है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का निर्माण करती है। इसी प्रकार से आयोडीन की अगर हम रिएक्शन करें, आयोडीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा आयोडिक एसिड बनता है, आयोडिक एसिड I2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और इजिकल टू I2O5। I2O5 प्लस वाटर और इससे बन जाता है HiO3। I2 प्लस 10 HNO3 एरो 2 HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस 5 4s2। तो इसको कहते हैं हम आयोडिक एसिड, आयोडिक। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड अगर हम सल्फ़र से रिएक्शन करें तो सल्फ़र से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। सल्फ़र एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इजिकल टू SO3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ये इससे कट हो जाएगी, और SO3 वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद टूट जाती है, वाटर में घुल करके निर्माण करती है H2SO4 का, और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। S8 प्लस 48 HNO3 एरो 8 H2SO4 प्लस 48 NO2 प्लस 24 वाटर में से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो 16 H2O। तो 16 32 और 16 48 और 48। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि नाइट्रिक एसिड जो होती है वो आधातुओं मीन कार्बन से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फास्फोरस से रिएक्शन करके फास्फोरस का ऑक्सी एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आयोडीन का ऑक्सी एसिड आयोडिक एसिड, और सल्फर का ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। अब हम अगले रासायनिक गुण की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड के आधातु रासायनिक गुण देखे। अब हम अपचायकों से रासायनिक गुण, जो अपचायक होते हैं मीन जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं,
रेड्यूसिंग एजेंट, उनके साथ रिएक्शन करें, रिएक्शन विद रेड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे रिएक्शन कर रहे हैं हम फेरस सल्फेट से, पहली रिएक्शन कर रहे हैं फेरस सल्फेट, फेरस रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेट कर देता है, यानी HNO3 इसके टूटने से H2O, NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस की जाएगी। फेरस सल्फेट FeSO4 H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइड प्लस H2। तो 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस 2HNO3 एरो Fe2SO4 का होल थ्राइज 2NO2 प्लस 2H2। देखो, अब अगर हम नाइट्रिक अम्ल की अगली रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीन एक सेकंड रेड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो HNO3 इसके डिकम्पोजिशन से H2O, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2S इसको बैलेंस करेंगे, दो और नेसेंट ऑक्सीजन, H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O प्लस सल्फर। तो इससे बनता है 2HNO3 प्लस H2S एरो 2NO2 प्लस सल्फर प्लस 2H2। कहने का अर्थ है सल्फर अब क्षिपित हो जाती है। अगर पोटेशियम आयोडाइड सेकेंड रेड्यूसिंग एजेंट आता है आगे, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करें Ki, तो इसकी क्रिया से आयोडीन निकलती है। आयोडीन और KOH HNO3 से रिएक्शन करके KNO3 प्लस H2 होना था। तो 2Ki प्लस 4HNO3 एरो, इससे बनता है 2KNO3 प्लस 2NO2 प्लस I2 प्लस 2S2। तो नाइट्रिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडेट कर देता है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड की दूसरे अपचायक पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको ये पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेट कर देता है और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है। HNO3 H2O NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू चेंज हो जाता है H2SO4।
और इससे बनता है 2HNO3 प्लस SO2 H2SO4 प्लस 2NO2। 4 और 4 8, 6 और 2 8। तो इस प्रकार से हमने नाइट्रोजन की अपचायकों के साथ अभिक्रियाएं देखी हैं। अब हम नाइट्रिक एसिड की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं देखते हैं। तो धातुओं में 2 तरह की रिएक्शनें हम आपसे व्यक्त करेंगे। पहली है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल मीन कॉपर, सिल्वर, मरकरी। जो धातुएं होती हैं उनकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 का मतलब 20% के साथ जब रिएक्शन करते हैं 20%। अभी हमने इससे पूर्व में आपसे डिस्कस किया है कि नाइट्रिक एसिड के जो रासायनिक गुण हैं वो एसिड की सांद्रता पर डिपेंड करते हैं। तो कॉपर, सिल्वर और मरकरी जो धातुएं होती हैं वो 20% तनु नाइट्रिकम से रिएक्शन करके धातुओं के नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का निर्माण करती हैं। ये कॉपर HNO3 से रिएक्शन कर रही है तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस S2। इसी प्रकार से सिल्वर से जब HNO3 की रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है सिल्वर नाइट्रेट NO प्लस S2। एक, 2, 3, 2S2। नाइट्रोजन के 4, 3, 4, ऑक्सीजन 12, 3, 3, 9, 10 और 2, 12। Hg से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड मीन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 से अभिक्रिया करके मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाता है। मर्क्यूरस नाइट्रेट जिसको फार्मूला होता है Hg2NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO और प्लस S2। 8, 4S2O, 8, 6 और 2 8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉपर, सिल्वर और मरकरी जो धातुएं 20% तनु नाइट्रिकम से रिएक्शन करके धातुओं के नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। यही धातुएं कॉपर, सिल्वर और मरकरी धातुएं नाइट्रिक एसिड के अगर हम 70% विलयन की बात करें अर्थात कंसंट्रेट की बात करें 70% विलयन से बात करें तो धातुओं के नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती हैं। तो अब हम कॉपर की रिएक्शन कॉपर प्लस HNO3 और ये है कंसंट्रेट और कितनी परसेंटेज लग 70%। तो इससे क्रिया करके CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस S2 8, 12, 6 और 10 और 12। सिल्वर से HNO3 की रिएक्शन कराने पर AgNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 1, 2, 6, 3, 5, 6 H2। Hg की HNO3 की क्रिया से अगर 70% के साथ सभी रिएक्शन 70% HNO कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से हो रही हैं तो इससे रिएक्शन करके जो मरकरी है वो मर्क्यूरिक नाइट्रेट का निर्माण करती है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर। छः, 10, 12 और 12। तो इस प्रकार से हमने कॉपर, सिल्वर और मरकरी धातुओं की अभिक्रियाएँ शांत नाइट्रिक एसिड अर्थात 70% नाइट्रिक अम्ल के साथ देखी। अब अम्लराज। अम्लराज जो जिसे हम अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज। अम्लराज में HCl प्लस HNO3 अर्थात 3 भाग कंसंट्रेट HCl और 1 भाग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलकर के अम्लराज का निर्माण करते हैं। 3 भाग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और 1 भाग कंसंट्रेट 3 भाग कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिल करके अम्लराज बनाते हैं। यानी अर्थात नाइट्रिक एसिड में शांत नाइट्रिक एसिड में 3 भाग अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दें तो उससे अम्लराज बन जाता है। अम्लराज जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, कम क्रियाशील धातु जिनका स्थान विद्युत रसायन श्रेणी में सबसे नीचे रखा है, अर्थात जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान बहुत अधिक उच्च होते हैं, वे अम्लों से, क्षारों से, वायु से, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो उसमें हम जैसे हमारे पास गोल्ड होता है, जैसे हमारे पास प्लेटिनम, तो गोल्ड और प्लेटिनम जो धातुएं होती हैं वो जल से, वायु से, अम्लों से, क्षारों से कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, मगर ये धातुएं अम्लराज में घुल जाती हैं। तो अम्लराज अभी हमने बताया 3 भाग शांत HCl और 1 भाग शांत HNO3 मिलकर के अम्लराज का निर्माण करते हैं। यदि हम गोल्ड की रिएक्शन अम्लराज से करें तो अम्लराज की HCl प्लस HNO3 और इसकी क्रिया से बनता है NOCl प्लस Cl2 प्लस H2। इसको हम बैलेंस 3 भाग, 3 और 1 4, 2 भाग हो गए। गोल्ड Au की क्लोरीन से रिएक्शन के द्वारा AuCl3 बनता है, AuCl3। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 3 और ये 2। ऊपर की रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये क्लोरीन कट जाएगी और इससे रिजल्ट आता है 9HCl प्लस 3HNO3 प्लस 2Au इज इक्वल टू 2AuCl3 प्लस 3NOCl। NOCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं प्लस 6H2। गोल्ड क्लोराइड AuCl3 जिसे हम ऑरिक क्लोराइड भी कहते हैं, HCl में घुल जाता है और घुलने के बाद HAuCl4 अर्थात ऑरिक एसिड बनाता है, HAuCl4। अब हमारे पास ऊपर 2 दे रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये इसके साथ कट हो जाते हैं। तो 2Au प्लस 11HCl प्लस 3HNO3 एरो 2H AuCl4 प्लस 3NOCl प्लस 6H। तो कहने का मतलब यह है, जो गोल्ड होता है अगर उसे हम अम्लराज में डाल दें तो गोल्ड जो होता है वो अम्लराज में घुल करके ऑरिक एसिड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पी ब्लॉक के वर्ग 15 के अंतर्गत नाइट्रोजन, उसके बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके औद्योगिक विधि, जो औद्योगिक विधि थी
बर्कलैंडोराइड विधि, ओस्टवाल्ड विधि, इसके रासायनिक गुण में ऑक्सीकारक गुण हमने अम्लीय प्रकृति, ऑक्सीकारक गुण, अपचायकों से अभिक्रिया। और अपचायकों के रासायनिक गुणों में एक रिएक्शन जो फेरस सल्फेट से होती है, अगर हम फेरस सल्फेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्थान पर अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाएं तो भी रिएक्शन सही होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये आज नाइट्रिक एसिड का पूर्ण टॉपिक पर आपसे डिस्कस किया है। अब जो बाकी इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो फास्फोरस है, फॉस्फीन है, फास्फोरस के जो एसिड हैं या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड, क्योंकि ये पी विलॉग नाइट्रोजन में पी विलॉग जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, और फास्फोरस के जो यौगिक हैं और फॉस्फीन, फास्फोरिक एसिड, ये सब कोविड-19 के अंतर्गत कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही आपसे डिस्कस करते हैं। अब अगर वीडियो बनती हैं तो आपसे फिर आगे नई वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।